वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है मेटलर्जी। नेचर में जो भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म या फिर किसी के साथ मिक्स होके प्रेजेंट हैं। लाइक जब से धरती बनी है तब से हमारी जो चट्टानें हैं उनके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक कैल्शियम की कोई रॉक है तो उसमें कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, ठीक है। सिलिकेट्स होते हैं, उसके बाद आयरन के पाइराइट होते हैं, लेड का गैलेना है, जैसे लेड के सल्फाइड होते हैं। इस तरह हर एक एलिमेंट के, हर एक मेटल के अगर मैं कहूं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर एक मेटल कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। कुछ एक मेटल ऐसी भी हैं जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जिस भी फॉर्म में, whichever the form it is present in this earth crust or in the nature, that is called mineral। यानी मिनरल क्या है, खनिज क्या है जिनके अंदर हमारा पर्टिकुलर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल ऑफ दैट कंपाउंड, दैट एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि मिनरल क्या है। मिनरल वो सारे के सारे सब्सटेंस जो नेचर में हमें मिलते हैं और हमारे उस स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक मेटल को वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। वो उसकी कंपाउंड फॉर्म भी हो सकती है, फ्री फॉर्म भी हो सकती है। सेकंड वन इज द ओर। ओर आर दोज मिनरल्स, और आर दोज मिनरल्स, वो ऐसे मिनरल हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन कन्वीनियंट भी हो और इकोनॉमिक भी हो। यानी कि आपके पास एक मिनरल है, उससे आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। अगर एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा कम लगा, कॉस्ट कम लगी, इजीली वो हो गया और जो हमें मेटल मिली वो यूजफुल फॉर्म में मिली, तो वो क्या है, ओर कहलाएगा। सभी के सभी ओर जो हैं वो कोई ना कोई मिनरल जरूर है, यानी ऑल दी ओर्स आर मिनरल। अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो ये बड़ा जो सर्कल है ये किसका है, मिनरल का है। यानी कि मिनरल बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ एक स्पेसिफिक मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे हम यूजफुल फॉर्म में कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर फॉर दैट मेटल। ठीक है, लाइक Al2O3 है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का ये ऑक्साइड एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ओर है। ठीक है, तो और क्या है, वो मिनरल जिनसे इकोनॉमिकली हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सभी मिनरल और नहीं हो सकते, लेकिन सारी और जो हैं वो कोई ना कोई मिनरल ही हैं। हम सिलेक्टेड मिनरल को ही और बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि हमने मिनरल या और जो भी है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या किया जाए उसके लिए, कौन से स्टेप हैं? तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है वो है माइनिंग। यानी हमें खोद के निकालना पड़ेगा, हमें खोद के निकालना पड़ेगा। धरती में जहां भी दबा हुआ है, जिस भी पहाड़ी के नीचे है, जहां भी मैदान में नीचे है, रेगिस्तान में नीचे जैसे हमें कॉपर मिलता है, तो वो क्या है, हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा। इस प्रोसेस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन तो होनी नहीं है, तो हम केमिस्ट्री के हिसाब से इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड प्रोसेस जहां से हमारा स्टार्ट होती है केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हमारे पास एक ओर है, और मतलब ऐसा यूजफुल मिनरल है, यूजफुल मिनरल है जिसके अंदर मान लिया कि एल्यूमिनियम जो है वो 25% है, और उसके साथ साथ मिट्टी भी होगी और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल को कम करना, खत्म करना, यानी कि उसे रिमूव करना, वो जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा, मान लिया 25% आपका एल्यूमिनियम है और बाकी 75% जो है उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, इंप्योरिटीज हैं। तो जो इंप्योरिटी है वो कम से कम रहें। आपके पास 10 किलोग्राम कोई और थी जिसका 25% क्या था, एल्यूमिनियम था। 25% एल्यूमिनियम था, यानी कि 2.5 किलोग्राम आपका पर्टिकुलर मेटल था, और 7.5 किलोग्राम
इसके अंदर आपकी इंप्योरिटी थी, उन इंप्योरिटीज को कम करोगे, अगर इंप्योरिटीज को कम करो, अगर इंप्योरिटी रिमूव करो इसमें से, मान लिया 5 किलोग्राम इंप्योरिटी आपने रिमूव करवा दी, तो कितनी इंप्योरिटी बची? 2.5 किलोग्राम। अब इतना एल्यूमिनियम और इतनी इंप्योरिटी, अब अगर रेशो देखा जाए तो टोटल जो आपके पास और होगी, कंसंट्रेटेड और जिसको मैं बोलना चाहूंगा, उसके अंदर 50% आपकी क्या होगी? पर्टिकुलर मेटल होगी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपने इंप्योरिटीज को रिमूव करवाया, जिससे कि जो कंसंट्रेशन थी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, वो बढ़ गई। यानी जो यूजफुल और थी, मिनरल जो यूजफुल था वो और थी, और और में से भी इंप्योरिटी निकाल के हमने क्या बनाया? कंसंट्रेटेड और। तो concentration जो of ore is the process in which we remove the impurities so that metal can be easily recovered. थर्ड थिंग इज, यानी थर्ड स्टेप क्या है? आपने माइन कर लिया, कंसंट्रेशन बढ़ा ली उस मेटल की, उस मेटल के कंपाउंड की, बाकी इंप्योरिटीज कम कर दी। थर्ड इज द हाउ टू गेट द मेटल इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो उसमें सबसे हम पहले क्या करते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं मेटल का, ठीक है? कन्वर्ट द ओर इन ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड बनाना है हमें मेटल का। मेटल का ऑक्साइड बनाने के लिए मेटल का आपके पास कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, डिफरेंट टाइप की जो और हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम कैसे उससे ऑक्साइड बनाएंगे, तो वो क्या है? थर्ड स्टेप है। ऑक्साइड बनाने के बाद देखो, ऑक्सीडाइज फॉर्म में मेटल आ गई, और वैसे भी मेटल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जनरली, वो क्या होता है? ऑक्सीजन के मुकाबले कम होता है। यानी कि ऑक्सीजन रिड्यूस होना चाहती है और मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहती है, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी। अब उस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटल से प्योर मेटल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करवाना पड़ेगा। एंड द फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। फोर्थ स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे तो हमें मेटल मिलेगी, लेकिन यहां तक भी गारंटी नहीं है कि हमारे पास 100% प्योर मेटल का सैंपल आए। पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रहेंगी। तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम पांचवा स्टेप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। हम रिफाइन करेंगे, जो मेटल हमें ऑब्टेन हो गई उसको हम क्या करेंगे? रिडक्शन के बाद रिफाइन करेंगे, और अब हमारी मेटल हमारे पास प्योर फॉर्म में अवेलेबल होगी। यानी कितने स्टेप हैं यहां पे? 5 स्टेप हैं। 5 में से पहला है माइनिंग, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जो ओर हमें मिली है उसकी हम कंसंट्रेशन करें। नेक्स्ट है कन्वर्ट द ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, या फिर को मैं इजीली रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके बाद रिड्यूस करना। रिडक्शन के बाद हमारी मेटल जो मिलेगी उस सैंपल को रिफाइन करना। अब बात आती है कि जो और हमने माइन की है वो क्या क्या हो सकती है। अगर हम मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, मेटल से कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जो नेचर हमें हमें मिलेंगे, वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं ये देखते हैं, और फिर हम बढ़ेंगे सारे स्टेप्स के साथ किस तरीके से हम उसको प्योरीफाई करेंगे। देखो, मेटल जो है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। जो मेन जो फॉर्म में प्रेजेंट रहती है मेटल, या तो ऑक्सीजन से बाइंड की होती है नेचर के अंदर, ऑक्सीजन बाइंडेड, या फिर सल्फर बाइंडेड, सल्फर से बाइंड किए हुए होती है, या फिर हैलोजन बाइंडेड। देखो, अगर ऑक्सीजन से बाइंड की हुई है तो बेसिकली ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर से बाइंड की हुई सकती है तो सल्फाइड, हैलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन इनसे बाइंड है, आयोडीन से बाइंड है तो वो हैलोजन बाइंडेड हो सकती है। बात करें अगर ऑक्सीजन बाइंडेड की, तो ऑक्सीजन बाइंडेड फर्दर कई टाइप की हो सकती है। लाइक पहला है ऑक्साइड फॉर्म।
सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से बाइंड है, ऑक्सीजन के अलावा किसी और से मेटल डायरेक्टली बाइंड नहीं है। ठीक है। सेकेंड वन इज सल्फेट। ठीक है, सेकेंड वन इज सल्फेट। सल्फेट में SO4 2 नेगेटिव होता है, इसकी जो ऑक्सीजन है इसके थ्रू ये बाइंड करता है। तो बाइंडिंग तो ऑक्सीजन के थ्रू है, लेकिन जो एनायन है वो क्या है, यहां पे सल्फेट है, अकेला ऑक्सीजन यानी O2 नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा नाइट्रेट, नाइट्रेट के अंदर क्या होता है NO3 नेगेटिव, इसके अंदर भी क्या है, बाइंडिंग किसकी तरह होगी, ऑक्सीजन के थ्रू होगी, हालांकि जो एनायन है वो क्या है, नाइट्रेट एनायन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लाइक कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट भी हो सकता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में क्या होता है CO3 2 नेगेटिव, यहां भी एनायन तो कार्बोनेट है, लेकिन बाइंडिंग किसकी तरफ से है, ऑक्सीजन की तरफ से है। यानी ऑक्सीजन बाइंडेड की फर्दर बहुत सारी कैटेगरी हैं। और सल्फर बाइंडेड जैसे पाइराइट होती है, FeS2 है। ठीक है, Cu2S है, कॉपर पाइराइट है, आयरन पाइराइट है। आयरन पाइराइट को फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, यानी कि बेवकूफ के लिए सोना, क्योंकि इसकी जो चमक है वो सोने से और पीतल से रिजेंबल करती है। और नेचर में कहीं ऐसा मिल जाए, चमकने वाला पत्थर मिल जाए, ये लगेगा कि हाँ ये तो सोना है, हालांकि ये सोना नहीं है, ये आयरन का पाइराइट है। हैलोजन बाइंडेड की बात करें तो जैसे पोटाशियम का क्लोराइड मिल जाए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सब क्या है, क्लोराइड है, हैलोजन बाइंडेड है। तो जैसे ऑक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। Al2O3 जिसकी हमने बात की थी, एल्यूमिना, तो एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड की फॉर्म में। सल्फेट जैसे कैल्शियम का सल्फेट मिलता है, कैल्शियम सल्फेट। नाइट्रेट जैसे पोटाशियम का नाइट्रेट, KNO3। कार्बोनेट आपको पता है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट मिलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है, लाइमस्टोन है। तो ये नेचर में किस तरह मिलता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। तो जो अलग अलग और हैं, अलग अलग कंपाउंड्स की, और ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मेटल सिर्फ ऑक्साइड ही बनाएगी, भी एल्यूमिनियम सिर्फ ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। आयरन जो है वो अकेला पाइराइट ही बनाता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, जैसे Fe2O3 या फिर Fe3O4, दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में। यानी कि एक मेटल की एक से ज्यादा टाइप की और भी हो सकती है। तो और ऑक्सीजन बाइंडेड, सल्फर बाइंडेड या फिर हैलोजन बाइंडेड हो सकती हैं, जैसे PbS है, गैलेना है, ठीक है, लेड सल्फाइड। तो बहुत सारे टाइप की ये और होती हैं। अब इन और में से आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन करनी है। जो भी और आपको मिले उसकी कंसंट्रेशन करनी है। हम अब देखेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन टेक्निक, जिनकी मदद से हम उस और के अंदर से इंप्योरिटीज को रिमूव कर दें, और हमारी जो और है या फिर और में जो कंपाउंड है पर्टिकुलर, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ जो और मिट्टी है, सिलिका है, SiO2 है, वो सब चीजें रिमूव कर दें। अच्छा, इंप्योरिटीज वो कहते क्या है, जो इंप्योरिटी और के साथ प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं गैंग। गैंग मींस इंप्योरिटी, और के अंदर जो इंप्योरिटी होगी उसको गैंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे की जाए। ये तो हमने डिफरेंट टाइप की और देखी है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हमारे पास पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्या करते हैं, बाई ग्रेविटी इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। बाई ग्रेविटी इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ओर का पाउडर बना लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे। उस पाउडर्ड ओर को एक प्रोजेक्शन के ऊपर, एक टिल्ट स्लेट के ऊपर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन बना लेंगे, और उन प्रोजेक्शन के ऊपर से यहां से हमने क्या किया, पाउडर्ड ओर डाली, और डाली हमने पाउडर फॉर्म में, साथ में डाला हमने वाटर H2O। जब हम इसे डालते हैं
जो पार्टिकल हैवी होगा, जिस पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी, और का जो हिस्सा हैवी होगा, वो तो क्या रहेगा, कम डिजोल्व होगा वाटर के अंदर, और जहां भी प्रोजेक्शन मिलेगी वहां पे अटक जाएगा, रुक जाएगा, आगे डिजोल्व होके नहीं जाएगा। और जो इंप्योरिटीज डिजोल्व होने लायक हैं पाउडर बनाने के बाद, जो लाइट इंप्योरिटीज हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व होके नीचे चली आएंगी। जो डिजोल्व होने वाली इंप्योरिटी वो नीचे आ गई, और जो ओर का पार्ट था जिसके अंदर हमारी मेटल थी, जो हैवी पार्टिकल थे, वो हमारे कहां रह गए, इन प्रोजेक्शन पे अटक गए, आगे गए तो इस प्रोजेक्शन पे अटक गए, इस प्रोजेक्शन पे अटक गए। इनको हम यहां के यहां से रिमूव करवा लें, यानी कि जो हमारे हैवियर पार्टिकल हैं उस ओर के, यानी जिसके अंदर हमारी मेटल कंटेंड है, वो तो हम यहां से रिमूव करवा लेंगे, और जो भी इंप्योरिटीज होंगी मैक्सिमम वो यहां से वॉश होके आगे निकल जाएंगी, वाटर में डिजोल्व होके निकल जाएंगी। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन, क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल हैं और के, वो बाई ग्रेविटी रुक जाएंगे, इसकी मदद से हम उसको सेपरेट करवा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर क्या करते हैं, हम झाग बनाते हैं। ये जनरली किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर यानी जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो मेटल सल्फाइड जो हैं उनकी ये खास प्रॉपर्टी है कि वो वाटर के साथ और ऑयल के साथ जो उनकी वेटिंग की कैपेसिटी है, गीला होने की कैपेसिटी है, और जो इंप्योरिटी है उनके गीले होने की कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है। यानी हमारे पास मेटल सल्फाइड है और इंप्योरिटी है, यानी गैंग है। मेटल सल्फाइड और इंप्योरिटी जो कि ओर के अंदर मिक्सचर है पूरा, हम उसका पहले पाउडर बनाएंगे। हमने मेटल सल्फाइड का पाउडर बनाया और वाटर के अंदर, यानी इस ओर का हमने पाउडर बनाया और वाटर के अंदर स्लरी बना ली। स्लरी बनाने के बाद हमने इसके अंदर से एयर बबल की, वो जो एयर हम ऊपर से पूरे प्रेशर के साथ एयर बबल करेंगे तो यहां क्या बनेंगे, झाग बनेंगे, है ना। उन झाग के बनने के लिए हम पहले क्या डालते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल यूकेलिप्टस ऑयल भी हो सकता है, पाइन ऑयल भी हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑयल अवेलेबल है इंडस्ट्रियल स्केल पे। कोल टार से मिलने वाला ऑयल को भी हम यूज कर सकते हैं। तो जब यहां आपने ऊपर ऑयल डाल दिया, नीचे आपने स्लरी डाली किसकी, उस ओर की जिसका आपको फ्रोथ फ्लोटेशन करके कंसंट्रेशन करनी है। अब यहां जैसे ही आपने एयर बबल की, तो एयर बबल करने से यहां पे झाग बनेंगे, यानी फ्रोथ बनेगी, और जो ऑयल है वो मदद करेगा झाग बनाने में। ऑयल क्या करेगा, मदद करेगा इसके झाग बनाने में, और झाग बन के यहां ऑयल के ऊपर ऐसे ऐसे फैल जाएगी। जब ये झाग बनेगी तो इस झाग को यहां से रिमूव करवा लेंगे, और जो रिमूव करेंगे हम झाग को यहां से, उसको एक्सेसिव वाटर के साथ वॉश करेंगे। जब एक्सेसिव वाटर से वॉश करेंगे तो झाग में जो ऑयल पार्ट है वो तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ओर है उसकी अंदर से इंप्योरिटी तो रह गई पानी में, ओर ने बनाई झाग, वो आ गई ऊपर, उसको आपने वॉश कर लिया। इंप्योरिटी तो रह गई पानी में। हमने कहा कि उन के लिए हम यूज करेंगे जिनकी जो गैंग है वो तो वाटर से ज्यादा अच्छे से गीली की जा सकती है, वाटर में ज्यादा डिजोल्व हो सकती है, और जो हमारी ओर है वो हमारी फ्रोथ बना लेगी, झाग बना लेगी। झाग बना के हमारी जो ओर है वो तो बाहर निकल आएगी, और ये हमारी जो इंप्योरिटी है वो वही वाटर में रह जाएगी। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं ओर का, यानी इंप्योरिटीज अलग, हमारा जो ओर के अंदर पर्टिकुलर कंपाउंड है, भाई किसी का ऑक्साइड है, किसी का सल्फाइड है, इन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, अलग करवा रहे हैं। थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। यह भी कंसंट्रेट करने का तरीका है। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे। हमने ओर का पाउडर बना लिया और हमने एक बेल्ट ली जो दो व्हील के ऊपर से चल रही है।
मान लिया ये व्हील एक, ये वाला और ये वाला, ये जो दो व्हील हैं इनके ऊपर से एक बेल्ट जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, यहां इस तरफ आ रही है, ये बेल्ट इसके ऊपर क्या कर रही है, चल रही है, ये दोनों व्हील क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। आपने क्या किया, ये वाला जो व्हील लिया ये था मैग्नेटिक, ये था मैग्नेटिक। तो जैसे ही आपने यहां से पाउडर फॉर्म में ओर डाली, ओर का पाउडर फॉर्म, पाउडर और जब इस पे डाली तो बेल्ट इस तरफ आ रही है, तो ये पाउडर भी इस तरफ आएगा। जैसे ही मैग्नेट नजदीक मिलेगा इस ओर को, तो ओर के अंदर से मैग्नेटिक मटेरियल इसके ऊपर चिपक जाएगा, बेल्ट के ऊपर चिपक जाएगा। हालांकि बेल्ट चल रही है तो सारी ओर तो आनी इसी साइड है। अब इसका यूज कहां करना है, जहां पे या तो हमारी इंप्यूरिटी मैग्नेटिक हो, इंप्यूरिटी तो मैग्नेटिक हो, और जो हमारा ओर है वो नॉन मैग्नेटिक हो, या फिर इसका अपोजिट हो कि हमारी जो ओर है वो तो मैग्नेटिक हो, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो। यानी ओर के अंदर से अगर दो चीजें हैं, एक मैग्नेटिक चीज हो दूसरी नॉन मैग्नेटिक, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। किसी भी केस में भाई अगर इंप्योरिटी मैग्नेटिक है तो इंप्योरिटी को नॉन मैग्नेटिक से अलग कर देगा, या फिर नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी है तो उसको भी, इसको तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करना है। इस मेथड से तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अलग होगा। यहां पे अगर इंप्योरिटी मैग्नेटिक है तो भी काम चल जाएगा, और हमारी मैग्नेटिक है तो भी काम चल जाएगा। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक और या फिर पार्ट ऑफ और दैट इज मैग्नेटिक वो इसके साथ नीचे आएगा, जब तक मैग्नेट इसके पास है ये नीचे नहीं गिरेगा। और जो नॉन मैग्नेटिक है वो सीधा जैसे ही यहां पे बेल्ट की एंड आया, यहां पे नॉन मैग्नेटिक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नॉन मैग्नेटिक नीचे आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक तो इस बेल्ट के साथ चिपका रहेगा। कब तक चिपका रहेगा, जब तक इसके नियर कांटेक्ट में एक मैग्नेटिक व्हील चल रहा है। मैग्नेटिक व्हील यहां से लेके यहां तक आते आते इससे दूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेट और बेल्ट के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो उस मटेरियल से मैग्नेटिक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही थी वो वीक होंगी। वीक होते ही यहां पे ये गिरना शुरू हो जाएगा। कौन सा, मैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, मैग्नेटिक सेपरेटर की वजह से, मदद से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, और को कंसंट्रेट करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो हम सिर्फ मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक को कर सकते हैं। हम क्रॉस फ्लोटेशन में जनरली पायराइट्स को सेपरेट करते हैं गैंग से, और जो हमारा ग्रेविटी सेपरेशन था उसमें हम डेंसिटी या फिर कहूं मैं कौन सा ज्यादा पार्टिकल हैवी है कौन सा लाइटर पार्टिकल है उसके बेसिस पे हम उसको सेपरेट करते हैं। इसके बाद है केमिकल कंसंट्रेशन। हम केमिकल्स की मदद से भी क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट करवा सकते हैं और को। केमिकल्स की मदद से कंसंट्रेट कैसे करवाएंगे, लाइक आपके पास देखो, फोर्थ में टाइप इज केमिकल कंसंट्रेशन। अभी तक जो हमने मेथड देखे उनमें फिजिकल सेपरेशन था या फिर ऑयल की मदद से हमने सेपरेशन करवाया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जो पर्टिकुलर ओर के अंदर स्पेशल कंपाउंड जिससे हम एलिमेंट निकालना है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन देता है एक रीजेंट 1 के साथ, किसी रीजेंट 1 के साथ रिएक्शन देता है, इसमें डिसोल्व हो जाए केमिकल जो हमारा कंपाउंड है उस ओर के अंदर जिससे हमें एलिमेंट निकालना है, वो रीजेंट 1 के साथ रिएक्शन करके डिसोल्व हो जाए और इंप्योरिटी एज सच वहीं पड़ी रहे, डिसोल्व ही ना हो, रिएक्शन ही ना करें। तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। कहां यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, जहां Al2O3 प्लस इंप्योरिटी होती है, और वो इंप्योरिटी जो NaOH से रिएक्शन नहीं करती, तो 40%
NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी 40% NaOH जब इसमें डालेंगे, NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, डिसोल्व कर लेगा उसको, और इंप्योरिटी एज सच पड़ी रहेंगी। जो लिक्विड होगा उसको अलग कर लो, और जो इंप्योरिटी है वो नीचे सेटल डाउन, उस लिक्विड के अंदर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा सेपरेट हो गया, जो भी इंप्योरिटी थी वो वहीं रह गई। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही हम इस तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं, और भी हमारे जो केमिकल्स हैं, और भी हमारे जो मिनरल्स हैं, उनसे इस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। तो ये सब था कि किस तरीके से हम कंसंट्रेट करेंगे ओर को। तो आज हमने जाना कि मिनरल क्या होते हैं, और क्या होते हैं, और से किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। हमने उसके पांचों स्टेप देखे, लेकिन पांच में से हमने सेकंड स्टेप को आज डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से हम ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। साथ में हमने जाना कि ओर के अंदर किस तरीके के हमारे कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं। मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हमने जानी। वन मोर थिंग इज इन द फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर जो वो फ्रोथ बनेगी, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर जो आपने क्या किया, ऊपर तो ऑयल डाला था, नीचे स्लरी डाल रखी है। ये जब आपने यहां पे बबल करवाया एयर को, तो जो फ्रोथ बनेगी उसके अंदर हमारे पर्टिकुलर मेटल के कंपाउंड के, यानी हमारी जो ओर है उसके साथ साथ कुछ और भी अगर ऐड हो जाता है फ्रोथ में, तो हमारी कंसंट्रेशन फेल हो जाएगी। भाई हमें कंसंट्रेशन करनी है, मतलब हमारा पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उस ओर के अंदर, उस पर्टिकुलर मेटल का, हमें उसको सेपरेट करना है इंप्योरिटी से। अगर कोई इंप्योरिटी साथ में फ्रोथ बना लेती है तो प्रॉब्लम। तो उसको रोकने के लिए हम कोई कंपाउंड डालते हैं, जिस कंपाउंड को हम ऐड करेंगे इसके अंदर उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटर। यानी वो क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, वो उसको फ्रोथ नहीं बनने देगा। ओर को तो बनने देगा, जिस ओर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे हमें मेटल निकालनी है, उसके तो फ्रोथ बनने देगा, और जो इंप्योरिटी है उसकी फ्रोथ नहीं बनने देगा। कई बार ऐसा होता है कि उसकी फ्रोथ ही ना बने जिसकी हमें फ्रोथ बनानी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं एक्टिवेटर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको ऐड करने पे जब फ्रोथ नहीं बन रही है उस ओर की, तो वो भी फ्रोथ बनाने लग जाती है। क्लियर? तो ये था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। आज के लिए इतना ही।